Assalamu alaikum guys. I'm Dr. Sarfaraz Ali. Our today's course title is Introduction to Riemannian Geometry. Uh, it's our lecture number 22. आज हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट जो स्लाइड्स थी उसमें हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स पढ़े थे, फर्स्ट काइंड के, सेकंड काइंड के, और हमने उसके कुछ फार्मूलिज्म देखे थे और कुछ सॉल्यूशंस फाइंड किए थे। क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट वर्क आउट द क्रिस्टोफर सिंबल ऑन द सरफेस ऑफ, जो भी आपके पास है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हों, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, या कोई भी मीटर गिवन हो सकती है, उनके लिए आप क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड करेंगे, फर्स्ट काइंड के, सेकंड काइंड के। मोस्टली सेकंड काइंड के यूज होते हैं, फर्स्ट काइंड के वैसे हमने सॉल्व किए थे, हमने उसके फार्मूले भी सारे देखे थे। तो आज जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉज ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट काइंड का जो क्रिस्टोफर सिंबल है वो क्रिस्टोफर सिंबल ये गैमा आई जे के तीनों इंडेक्स नीचे दिए हुए हैं। और अगर ये दूसरा सेकंड काइंड का हम देखेंगे तो इसमें एक इंडेक्स ऊपर होगा एम और दूसरे दो इंडेक्स नीचे होंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि प्रूव दैट क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड डू नॉट इन जनरल रिप्रेजेंट अ टेंसर। तो ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों टेंसर नहीं होते। मैं यहाँ पे आपको पहले फार्मूला लिख देता हूँ। ये एक्चुअली हमारे पास फार्मूला होगा क्रिस्टोफर सिंबल, ये तीनों इंडेक्स आई जे के नीचे है। तो लिखने के डिफरेंट तरीके मैं वो मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास ये टर्म आती है 1/2, आगे आपके पास ब्रैकेट होगी। मैं यहाँ पे नेगेटिव टेंसर लिख दूंगा, 3 टर्म्स होंगी जी प्लस जी माइनस जी। तो अब इस पे इंडेक्स पुट कर देते हैं। इस पे इंडेक्स आ जाएगा आई जे कॉमा दे के। तो ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू के, और यहाँ पे आ जाएगा आई के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे, और यहाँ पे ये जे के इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई। तो ये आपके पास फर्स्ट काइंड का आ जाएगा। सेकंड काइंड में और फर्स्ट काइंड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट काइंड में यहाँ पे एक टर्म ये ऊपर है, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ सिर्फ इसमें, और फर्स्ट काइंड में डिफरेंस जो आएगा 1/2, सिर्फ इसमें एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी सम जी। ये जो इंडेक्स है m, ये हमने m एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे आई जे के कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में m गिवन था, मैंने वही m यूज कर दिया m, और इसके साथ मैं यहाँ पे t ले देता हूँ। क्रिस्टोफर ये मीटर टेंसर है, तो इसमें नो डाउट जो टर्म्स हैं वो तीनों का ऊपर इंडेक्स है वो 2 टाइम होगा। और यहाँ पे सेम उसी की तरह जैसे हमने पहले में लिखी है फर्स्ट काइंड में, सेकंड काइंड में भी वही फार्मूला लिख देता हूँ। इंडेक्स का मेथड वही सेम होगा, सिर्फ एक टर्म का फर्क आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये इंडेक्स जे और के नीचे था, तो मैं यहाँ पे जे और के लिख देता हूँ। अब इंडेक्स को जो है वो इक्वेट करके देखें, तो इसमें जो डेरिवेटिव है वो किसके हिसाब से होगा? ये जो हमने अपने पास से नया यूज किया, मैं इसको पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये आ जाएगा जे के जे डी कॉमा के, और ये जो है ये आ जाएगा के डी कॉमा जी। तो ये तो है एक जनरल नोटेशन, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हमने लिखा है, ये मैं इस पे बात करूँ या इसकी बात करूँ, तो ये जो टर्म लिखी है ये जी जे डी कॉमा के, तो एक्चुअली ये टर्म मैंने लिखी है, मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी जे डी विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे टर्म आ जाएगी मेरे पास एक्स, इसका इंडेक्स आ जाएगा के। तो आपके पास ये जो टर्म है, मैं फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूँ, बाकी टर्म भी इसी तरह लिखी जा सकती है।
ये जो फर्स्ट टर्म है जी जे डी कॉमा के, वो हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखें तो ये टर्म बन जाए। तो ये हमारे फार्मूलिज्म है, दोनों फार्मूले हैं, इनको मैं इस फॉर्म में लिख दिया। आपको बुक्स में इस फॉर्म में लिखी हुई भी टर्म्स मिलेंगी। मीन ये सारी टर्म्स, ये वाली जो है, ये सारी इस फॉर्म में भी लिखी हुई हो सकती हैं, कॉमा दे के ऐसे भी लिखी हो सकती है। और साथ डिफाइन कर देंगे, अगर कॉमा दे के लिखा है तो इट मीन ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डे। तो ये आपके पास जो ये के है, ये जे है, और या वट जो भी इंडेक्स है, ये आपके पास यूज होगा वेरिएशन के लिए, वेरिएबल की वेरिएशन के लिए। वेरिएबल मीन आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने पोलर कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो उसका जो वेरिएशन है वो 2 होगा, 1 और 2, मीन आर और थीटा कोऑर्डिनेट थे तो 1 और 2 हो गए। अगर फॉर एग्जांपल मैं स्फेरिकल ले रहा हूँ तो हमारे पास 3 हो जाएंगे। उसमें क्या आ जाएगा, आर थीटा और फाइव, तो इट मीन हम नंबर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1 2 3 लिख देंगे। सेम इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो सिलेंड्रिकल में 3 आ जाएंगे। कौन कौन सा होगा, आर थीटा जे, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अब ये तो हो गया फार्मूले की बात। अब हमने करना क्या था, हमने ये प्रूव करना है कि ये क्रिस्टोफल सिंबल जो फर्स्ट काइंड है और ये जो क्रिस्टोफल सिंबल जो सेकंड काइंड है, ये इन जनरल टेंसर नहीं होते। ओके, तो चेक करते हैं भी, अगर ये टेंसर नहीं है तो क्या है। हम फर्स्ट वन ले लेते हैं। लेट फर्स्ट काइंड का है, मैं यहाँ पे फिर वो मेंशन कर देता हूँ उसी तरह। एक्चुअली हम जो बात कहना चाह रहे हैं, दिस वन इज इक्वल टू क्रिस्टोफल सिंबल गैमा आई जे। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, अगर स्केयर ब्रैकेट में है, कॉमा दे के है, तो फिर आपके पास ये फर्स्ट काइंड है। अगर ये करली ब्रैकेट में है और उसकी नोटेशन डिफरेंट है तो ये आपके पास सेकंड काइंड है। तो इसके मुताबिक देखिएगा ये हमारे पास जो है ये टर्म आ गया। अब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। अब हमने ये कहा है कि ये इन जनरल जो है वो टेंसर नहीं है, तो टेंसर की एक करेक्टरिस्टिक ये है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है या लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको ओबे करता है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक क्या है कि अगर आपके पास कोई टेंसर दिया है या टेंसर क्वांटिटी है, उसे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसकी जो फॉर्म है वो उसी तरह की रहती है जो फर्स्ट सिस्टम में है। यहाँ पे हम चेक करते हैं, लेट जी आई जे, मीन ये जी आई जे कोई भी एक मीट्रिक टेंसर, एंड जी पी क्यू। हमने यहाँ पे ये बार आप ऊपर भी लिख सकते हैं, प्राइम भी लिख सकते हैं, ये बार नीचे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। बुक्स में ये डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ लेट जी आई जे एंड जी पी क्यू, ये बार मैंने नीचे लिखा हुआ है, बी द कंपोनेंट्स ऑफ द मीट्रिक टेंसर इन एक्स एंड एक्स बार सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो ये आप एक्स कैपिटल कर दें, दोनों स्मॉल कर दें, इट्स ओके। या आपने जस्ट रिप्रेजेंट किया है कि आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिसमें ये दो मीट्रिक टेंसर दिए हुए हैं। बाय द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि आपका जो मीट्रिक टेंसर है जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में या अंडरलाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं इसको बार वर्ड यूज करूंगा, अंडर बार है तो मैं इसको अंडरलाइन कह देता हूँ या बार कह देता हूँ। मैं इसको बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या बार से डोनेट करूंगा। तो ये जी पी क्यू इज इक्वल टू जी आई जे, तो ये आपके पास इस फॉर्म में इसका इंडेक्स आ गया, या जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ साइन। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये जो टर्म है इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये डेल्टा डेल्टा जी आई जे, तो ये आई आ जाएगा, ये जे आ जाएगा। मैं लेफ्ट साइड नहीं लिख रहा, लेफ्ट साइड की सिर्फ मैं मेंशन करूंगा। तो ये पी और ये क्यू आपके, ये जो लेफ्ट साइड है ये भी लिखी जा सकती है। तो एक्चुअली हम ये जो टर्म है ये हम प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आई, और ये पी जो है ये एक्चुअली डेरिवेटिव ही है, इज इक्वल टू पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स पी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, इस फॉर्म में लिख दें, या ये जो डोनेट किया है ये सारा मामला एक ही है। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन में जी
पी क्यू बार इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमारे पास वेल नोन है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर बार। तो हम एक्स आर अंडरलाइन है, ये बार है, ये एक ही है, मैं इसको पढ़ने में बार बोल रहा हूँ, लिखा अंडरलाइन हुआ। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिया तो ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल में हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म पे आ जाते हैं। फर्स्ट टर्म ये जो थी, ये एज इट इज, यहाँ पे ये भी एज इट इज, और यहाँ पे ये हमने अपने पास से ये एल एल वाली टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवा ली। यहाँ पे पार्शियल आर ये वाला, इसका जो डेरिवेटिव है वो इससे आ सकता है। यहाँ पे हमने एक्चुअली वो चेन रूल यूज किया है कि ये जो जे आई जे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ। ये जो ये इतना स्टेप लिखा है, ये स्टेप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आया था एक्चुअली पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आर विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मैं बाहर यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे था हमारे पास जी आई जे। अब देखिए ये जो टर्म है जी, ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एक्स बार कोऑर्डिनेट से। तो ये डेफिनेटली हो ही नहीं सकेगा। जब ये हो नहीं सकता तो फिर हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए चेन रूल अप्लाई हुआ, ये इससे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या कैंसिल हो जाए तो ये जो डेरिवेटिव है पार्शियल जी आई और पार्शियल एक्स आर आर, ये वही बच जाएगा। तो ये टर्म आपके पास वहां से। तो एक्स में आ जाएंगे, यहाँ पे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव लिया, ये पार्शियल स्क्वायर एक्स जे और पार्शियल आर पार्शियल एक्स और जी आई जे एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे आई का सेकंड डेरिवेटिव हो गया, बाकी टर्म एज इट इज आ गई। तो ये आपके पास आंसर है। तो उसके बाद ये आपके पास बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे एक नया काम करेंगे, बाई साइक्लिक परमुटेशन ऑफ पी क्यू आर एंड आई जे के। हमारे पास ये जो टर्म आई है, यहाँ पे ये देखिए जब पी क्यू आर आया है, और यहाँ पे ये जहाँ से भी आप देखेंगे आई जे, यहाँ पे एल लिखा है, एल कह दें के लिखते हैं के लिखते, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप उसे इंटरचेंज करना चाहें। तो यहाँ पे वो कहते हैं हम इसको ना एक नई नोटेशन दे देते हैं, पी क्यू आर से क्यू आर पी। एक्चुअली ये कैसे बनाया है, हम चेन रूल वाला मामला करेंगे। पी क्यू आर को आर क्यू पहले ले लिया और आर और पी क्यू आर पी। तो ये एक्चुअली साइक्लिक आर्डर अगर हम वो लेते हैं, ये आपके पास क्रम आ जाएगी। मैं कहता हूँ ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो एक्चुअली पहले जो हमने स्टेप किया है, मैं इस नंबर से अगर पी से शुरू करूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक ये जो है टर्म आ जाएगी पी क्यू आर, जैसे पहले स्टेप में हम करके आए हैं। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो क्यू आर और पी ये आ जाएगा, और अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो आर पी क्यू ये आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये केस डिस्कस करते हैं, बाई साइक्लिक परमुटेशन पी क्यू आर एंड आई जे के। सेम इसी तरह आई जे के का भी वही कर दें। तो यहाँ पे आपने वहाँ पे जे के और नेक्स्ट नंबर ले लिया, यहाँ पे पी क्यू पी आर आ गया। तो ये सेम जैसे वहाँ पे तीन टर्म थी, यहाँ भी आपके तीन टर्म आ गए। और नेक्स्ट में जैसे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मेंशन किया है, ये आप पी क्यू आर को आर पी क्यू और आई जे के को के आई जे उसमें कन्वर्ट कर दें। तो सारे एलिमेंट्स को भी इसी तरह आपने शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास ये तीन इक्वेशंस बन गई। इन तीन इक्वेशंस को, ये जो तीन इक्वेशंस है, इन तीन इक्वेशंस में क्या करना है जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द सम ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ पे मल्टीप्लाई भी कर दें। as there are three terms in each equation, so first apply the above substitution only at the first term of the each equation। so वही क्या, तो यहाँ पे देखिएगा हमने यही कहा था कि सेकंड इक्वेशन रख लें और नेक्स्ट दो जो है
उन दो को ऐड करके सबट्रैक्ट इक्वेशन को, हमने सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया और बाकी जो थी उन दो जो थे ऐड हो, और इसी तरह हमारे पास ये राइट साइड आ गई। तो राइट साइड पे भी यहाँ पे देखिएगा हर टर्म में से पार्शियल एक्स आई, पार्शियल पी, पार्शियल एक्स जे, पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स के, पार्शियल आर, ये तीन टर्म्स कॉमन आ गई। इसमें से मैं मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास एक, दो, तीन, ये तीनों टर्म अगर कॉमन आ जाए तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। इधर से फिर वही ये और ये तीन कॉमन आ जाए तो ये टर्म बचेगी, और फिर यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ये टर्म अगर कॉमन आ जाए तो ये बचेगी। हमारे पास राइट साइड पे जो टर्म्स थी उनमें से चार टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई और ये जो एक टर्म थी ये बची। मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई थी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द सम ऑफ 3 and 4, 3 और 4 में से दो आपने ऐड की है और तीसरी उसमें से माइनस की है, तो हर एक में हमारे पास तीन तीन टर्म्स थी, तो टोटल वो 6 टर्म थी, उनमें से 4 कैंसिल हो गई, दो माइनस की थी वो उससे दो कैंसिल हो जाएंगी और बाकी दो टर्म थी वो एड अप होके हमारे पास ये टर्म। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे चेक करें, ये क्रिस्टोफल सिंबल मैं यहाँ पे इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ये पी क्यू आर, यही फार्मूला नहीं बना हुआ, इस फार्मूले को आपने लिखा, मैं यहाँ पे सारे के नीचे बार लिख देता हूँ, या आप लिखना चाहें तो ऊपर बार लिख दें। और लेफ्ट साइड पे ये सारी टर्म आ गई, ये इसके डायरेक्शन को साइंस हैं, और ये टर्म बच गई, यहाँ पे ये टर्म आई आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल, तीनों नीचे हैं आई, जे और के। अब ये जो टर्म है, ये टर्म आपके पास एक्स्ट्रा है। बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होना चाहिए था, इसका आंसर, इसका आंसर ये वाला आना चाहिए था, और साथ इसके ये तीन डायरेक्शन को साइन से। और यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्म तो आई आई है, ये एक टर्म भी आ गई, तो ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये जो टर्म एक्स्ट्रा आई है, इससे हम कहेंगे जो हमारा क्रिस्टोफल सिंबल है फर्स्ट काइंड का, वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे नहीं करता, इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है। तो अगर ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे नहीं करता तो फिर ये जो टर्म है या ये क्रिस्टोफल सिंबल है फर्स्ट काइंड का, ये इन जनरल टेंसर भी नहीं। ठीक है जी, आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेकंड प्रूफ। सेम उसी तरह है जैसे हमने फर्स्ट वन किया है, सेकंड में दिया हुआ है कि आपके पास ये क्रिस्टोफल सिंबल है, करली ब्रैकेट में दिया हो तो ये आ जाएगा, या अगर आप इसको उसी फॉर्म में लिखना चाहें, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा क्रिस्टोफल सिंबल एम आई जे, ये एक्चुअली आपके पास टर्म है। तो जैसे पहला क्वेश्चन शुरू किया था सेम उसी तरीके से इसे शुरू करें। लेट जी एम एन एंड जी एस आर bar with the components of metric tensor in x and x bar system respectively। तो ये आपकी मर्जी है, x कैपिटल लिख दें, x स्मॉल लिख दें, बेहतर है आप x कैपिटल लिखें, आप सिस्टम के लिए लिख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मीट्रिक टेंसर जो है या कोई भी जो टेंसर है जिसे हम टेंसर कहेंगे, वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करता है। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख देते हैं, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो आपने ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बार ऊपर था या इस जी के साथ था, एस और आर वाले टर्म के साथ था, तो ये एक्स के नीचे लाइन आ गई और इस एक्स आर के नीचे लाइन आ गई, नीचे वाले दो टर्म्स आपके सिंपल बचे। अब फिर जैसे हमने वो किया पहले वाला, उसी को यूज करते हुए कर देते हैं, कहते हैं लेट आई जे के बी दी ट्रांसफॉर्म अंडर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज पी क्यू इज दिस वन। जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं वो कहते हैं जी हमारे पास वो ये वाली टर्म आई है, तो एक्चुअली यही आई थी। अब क्या कहते हैं जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। अब इनको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले, इस टर्म को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअली ये टर्म मेरे पास आ जाएगी जी एस आर, और यहाँ पे मैं क्रिस्टोफल सिंबल को इस फॉर्म में लिखूंगा, ये पी क्यू
आर। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये आर से ये आर कॉन्ट्रैक्ट हो तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बच जाएगी, क्रिस्टोफर एस टी की। तो लेफ्ट साइड ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जी एस आर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, क्रिस्टोफर सिंबल एस पी क्यू। और राइट साइड की तरफ भी आते हैं, राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास देखते हैं जी क्या बनता है। आपने इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट हमारा कहाँ से है, फर्स्ट केस। तो यहाँ पे देखिएगा ये लेफ्ट साइड लिखी हुई है, ये सॉल्व बाद में करेंगे। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करने और दो डायरेक्शन साइंस उसके आगे, तीन डायरेक्शन साइंस यहाँ पे स्टोवर सिंबल के थे वो लिख दिया आपने। अब यहाँ पे ये जो टर्म आ गई, अब इसमें देखिएगा एक टर्म को हमने लिख दिया डेल्टा एस डेल्टा के एन। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, हमारे पास ये दो टर्म्स जो हैं, इन दो टर्म्स में से ये एक्स आर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बाकी बचेगा पार्शियल एक्स के पार्शियल एक्स एन। तो ये एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए, तो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बन गया डेल्टा के एन। एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्शियल एक्स के और पार्शियल एक्स एन आ गया, उसे हमने लिख दिया डेल्टा के एन। बाकी सारी टर्म एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास कौन सी, ये फिर वही चीज आ गई, ये और ये दोनों टर्म आर से आर के एन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जे और एन ये वाले टर्म आ गए, ये लिख दिया हमने। अब फर्दर हम यहाँ पे इस सारी टर्म को अलग कर लेते हैं। इस टर्म को जब हमने अलग किया, यहाँ पे देखने से आपको शो हो रहा है ये एन जो है, ओके, आप पहले ये जो के है, ये के एन आई के एन, अच्छा ये इसी में पुट कर दिया एन इज इक्वल टू के। ओके, एक ये स्टेप गैप है, ये स्टेप का गैप दिया हुआ है, वैसे वही लिख देते तो इट्स ओके। यहाँ पे देखिएगा ये स्टेप दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसी स्टेप को यहाँ पे लिख रहे हैं, डेल्टा के एन जी एम एन आई के एन। और यहाँ पे यहाँ से देखिएगा ये एन और ये एन अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये एम के बच जाएगा, तो ये एम के आ गया यहाँ पे आई के, और ये और जैसे अभी मैं पहले लिख के आया था ये सेम आपके पास वही केस बन गया, यहाँ पे ये एम आई जे आ गया, तो हमें इस साइड पे एम आई जे ही चाहिए था। अब दूसरा ये वाली जो टर्म थी इसको लेते हैं, इस टर्म को सॉल्व करें। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज जे, और ये जे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ये एन इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे उसने दूसरी तरह कर दिया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये जे यहाँ पे आ जाएगा, ये जे जे इससे आ जाएगा, या इस फॉर्म में लिख दिया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास टर्म आ गई, ये वाली टर्म ये वाली बच गई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या बनता है। तो यहाँ पे आपने वो सारी सब्स्टिट्यूशन की तो आपके पास राइट साइड जो है वो ये टर्म आ गई और ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। हमें ये जो टर्म थी इस टर्म को भी सॉल्व करके लिखा था मैंने लास्ट टाइम में, आप भी सॉल्व करके लिख दे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रिजल्ट बना हमारा क्रिस्टोफर सिंबल जो मैं पहली स्लाइड पे लिख के आया था, ये एस सी क्यू। तो कैसे, जैसे भी पहले सॉल्व किया था, ये आर से आर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये एस ऊपर चला जाएगा, इसके लिए आपको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये टर्म एम आई जे और ये आ गया, तो हमने यही प्रूव करना था कि ये जो टेंसर है, ये जो क्रिस्टोफर सिंबल है, ये जो सेकंड काइंड है, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसमें ये टर्म एक एक्स्ट्रा आ रही है, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसकी वजह से जो क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं दोनों, फर्स्ट काइंड का भी और सेकंड काइंड, ये दोनों इन जनरल जो हैं, ये जो इन जनरल हम इन्हें कहेंगे ये टेंसर नहीं है। तो वो क्या आपको समझ आई।